हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यानी 1950 टू 1990 में क्या हुआ वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, लास्ट चैप्टर में हमने 1600 से लेकर 1947 तक पढ़ लिया। तो सर ये यहाँ पे तो जो चैप्टर शुरू हुआ है वो 1950 से हुआ है। 3 साल में क्या हुआ आप लोगों को पता है। इंडिपेंडेंस हमें मिला 47 में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ 26 जनवरी जो बनाते हो, ठीक है, 1950 में। ठीक है, अब यहाँ से सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें 1950 से देखना है कि इकोनॉमिकली क्या क्या हुआ है हमारे कंट्री में। चलिए शुरू करते हैं। तो नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। अपील्ड सोशलिज्म बट नॉट लाइक सोवियत यूनियन, यानी सोशलिज्म तो हमें चाहिए, ठीक है ना, बट सोवियत यूनियन वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते थे, ठीक है ना। और अभी जस्ट कुछ साल पहले क्या हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चला के गई है। ठीक है, हमारे ही लीडर्स उसमें हैं, आज़ादी मिल गई, हमारे ही लीडर्स हैं, हमें उन पर भरोसा भी है। बट अभी लोगों में उतना बोल सकते हैं कि विश्वास नहीं, कि हो सकता है ये गवर्नमेंट भी इंडियंस है, लेकिन हो सकता है ये भी कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह ना करे। इसीलिए वो सोवियत यूनियन वाला सोशलिज्म का पैटर्न नहीं रखना चाहते थे। इसलिए हमने क्या चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यानी ना हम कैपिटलिज्म की तरफ गए ना सोशलिज्म की तरफ गए, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सोसाइटी विद इन सोसाइटी, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है ना, कि प्रोडक्शन का तरीका क्या होगा, रिसोर्स को हम कैसे कैसे एलोकेट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिच पुअर में कैसे होगा, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कैसे होगा, उसको हम एक इकोनॉमिक सिस्टम बोल देते हैं। अब यहाँ तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले ही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। लेबर में क्या होता है, सैलरी, वेजेस। कैपिटल का बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन रेगुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल। आपको बस समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, आपको अभी मैंने बता दिया हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। लेकिन अगर ऐसा समझो कि हमारे देश में कैपिटलिज्म होता, तो क्या होता, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वही इन चारों को कंट्रोल करते और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। ठीक है ना, गवर्नमेंट फ्री छोड़ के रखती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है ना, यानी कि सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पे ही जो प्राइसेस हैं वो फिक्स होंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। जैसे मैं बोलूँ पैरासीटामोल हो गया तुम्हारा, या फिर बीपी की दवाई हो गई। तो अगर कोई प्रोडक्शन करने वाला जो इसकी फैक्ट्री लगा रखा है वो बोलेगा कि नहीं भाई, दवाई में ये 20 रुपए में पैकेट बेचूंगा या 200 रुपए का बेचूंगा, और लोग खरीद रहे हैं, अगर 200 रुपए पे अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये 200 रुपए में ही बिकेगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। क्यों? उसने अपना मेहनत से बनाया है और किसी प्राइस पे बेच रहा है, लोग को खरीदना होगा। लेकिन यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है, रेगुलरली लोग खाते हैं और हमारे देश में वैसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम सब्सिडी देंगे, आप इसका प्राइस लो करो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोक लगा रही है, रेगुलेट कर रही है। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। चलो, अब ये क्वेश्चन तुमने वहां पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, क्लास 11th में। तो अगर जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है तो वहां पे पूछा जा रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जो भी ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमारे कंट्री में एग्जांपल ले सकते हो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर तुम उनसे पूछो कि आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बोलेंगे ऐसी चीज हम प्रोड्यूस करेंगे या तो जिसमें डिमांड हाई हो या तो प्रॉफिट हाई हो। अब पूछा जा रहा है हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कौन सा मेथड आपको चूज करना है।
लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब आपको पता है, जिसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है, मशीन का यूज कम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जहां मशीन्स का यूज ज्यादा होगा, लेबर का यूज कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो बिजनेसमैन है वो क्या बोल रहा है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, जो मेरे को चीपर पड़ेगा मैं वही यूज करूंगा। तो बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, सस्ता तो हमेशा लेबर इंटेंसिव पड़ेगा। देखो एक बार ये किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि हमेशा तो सस्ता लेबर इंटेंसिव ही पड़ता है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा। पहला ले रहा हूँ लेबर इंटेंसिव। जैसे समझो कि मान लो मुझे शर्ट बनाना है, ठीक है, मुझे शर्ट बनवाना है। कितना शर्ट बनवाना है, 5 शर्ट बनवाना है, और हर एक शर्ट का दाम लगभग 1500 रुपये होगा। ठीक है, एक शर्ट का दाम 1500, लेकिन 5 ही शर्ट बनवाना है। तो अब तुम बताओ इसमें तुम कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करोगे कि लेबर इंटेंसिव? तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 5 शर्ट बनाना है, 1500 रुपये के हिसाब से 5 लेबर बुलाऊंगा या 2 लेबर बुलाऊंगा, 5 शर्ट बनवा दूंगा। तो ऐसी चीज में हमें लेबर इंटेंसिव करने से फायदा है। दूसरे ओर अगर मैं बोलूं कि 500 रुपये की शर्ट बनवानी है, लेकिन 2000 पीसेस बनवाने हैं या 5000 पीसेस बनवाने हैं, तो बोलोगे सर एक मशीन लगा दूंगा और ये 500 रुपये जो कितना है, 500 शर्ट है, नहीं 2000 जो शर्ट्स हैं वो मैं बनवा दूंगा। तो बात समझो, अलग अलग चीजों के लिए ना अलग अलग तरीका बेस्ट फिट होता है। ठीक है, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको जो चीपर पता चलेगा, जो चीपर लगेगा उसे, वो वही प्रोड्यूस, उसी मेथड से वो प्रोड्यूस करवाएगा। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है ना, यानी कि वो अपना पहले चूज करते हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं। और देखो दूसरी बात है ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्राइस पे कर रहे हैं, आपको उस प्राइस पे लेना है। आप ये नहीं बोल सकते नाइकी के दुकान में जाके कि आपका जूता 200 रुपये का क्यों नहीं है। भाई मेरा जूता मान लो 1500 रुपये से अगर स्टार्ट हो रहा है, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। मतलब कि परचेजिंग पावर अगर तुम्हारे पास है तो 1500 का जूता ले लो, नहीं परचेजिंग पावर है चुपचाप निकल जाओ, दूसरे दुकान चल जाओ। समझ आ रही है बात? चलिए, तो ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका वगैरह चल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। वहां क्या आ गया, प्राइवेट इंडिविजुअल, यहाँ क्या आ गया, गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया। अच्छा एक और बात बता दे रहा हूँ, आप नेट पे चाहो तो सर्च वगैरह कर सकते हो। देखो 100% सोशलिस्ट इकोनॉमी कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कोलैप्स हुआ था यूएसएसआर का, तो उसके बाद सोशलिज्म रशिया में भी चलता है, सोशलिज्म आपके चाइना में भी चल रहा है, क्यूबा में भी। तो 100% नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है। देख रहे हो ना, गवर्नमेंट में जैसे वो चाइना गवर्नमेंट में देख लो, फेसबुक और वगैरह ये सब नहीं चल रहा है। क्यों? गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। क्यों? वो उस तरीके से प्लानिंग करते हैं या कमांड करते हैं और वही मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो अब देखो सब कुछ ध्यान दो, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। और एक कॉमन सेंस की बात देखो, अगर लैंड पे जो भी बनेगा तो वो तो लैंड पे बनेगा, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए सारा जो नीड्स ऑफ सोसाइटी है, अब सब कुछ तो कंट्रोल गवर्नमेंट ही कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी, जो सोसाइटी की नीड है। एग्जाम्पल देता हूं, खास तौर पे ये एग्जाम्पल मैं पहले के हिसाब से दे रहा हूं। ठीक है, जो पहले होता था, मान लो ये रशिया है, यहाँ पे चल रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। तो अब यहाँ पे चावल उगवाना है या वीट उगवाना है, अगर यहाँ के लोग बोल रहे नहीं हम चावल खाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देगी कि जितने भी खेत है वहां पे चावल उगाओ। ठीक है, अगर बोलेगी कि नहीं वीट उगाना है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि पूरे जगह पे वीट लगा दो। समझ आ रहा है? चलो, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव मेथड रहेगा या कैपिटल इंटेंसिव, तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, जो उसको सस्ता पड़ेगा उस तरीके से प्रोड्यूस करवाएगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, तो पीपल हु नीड इट।
पीपल जिसको जरूरत है वो, जैसे फ्री हेल्थ केयर। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग मिक्स्ड हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको। मिक्स्ड का मतलब ही होता है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो, सोशलिस्ट, ये जो अभी दो हम पढ़े हैं उसका मिक्स होता है। अब हमारे ही कंट्री में देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा थोड़ी है कि रिच आदमी जाके इलाज नहीं करवा सकता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ता इलाज होता है, सबके लिए है। रिच भी जा सकता है, पुअर भी जा सकता है, मिडिल क्लास भी जाता है। जिसको जाना है जाइए अपना इलाज कराइए। उसी तरीके से ये है कि ये किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिसको नीड है वो उस चीज़ का यूज़ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमारी वाली इकोनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। ठीक है, यानी कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट करेगी, बाद बाकी प्राइवेट पे छोड़ दिए। एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी एसेंशियल है वो प्रोड्यूस कौन करेगी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। बाद बाकी चीजों को कौन प्रोड्यूस करेगा, प्राइवेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, ठीक है। अब इसमें बस भी चलता है, इसमें क्या बोलूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन वगैरह, एयरप्लेन हो गया, ठीक है, ट्रेन्स हो गए। लेकिन आप देखो सबसे सस्ता आपको क्या पड़ता है, ट्रेन। किसका है, गवर्नमेंट का। बैंक्स, बैंक्स में गवर्नमेंट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। तो प्राइवेट बैंक जैसे चला रही है अपना चला रही है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो भी आपके लिए हैं। तो जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अब सस्ता रहेगा कि महंगा रहेगा वो हर गवर्नमेंट का अलग अलग रहता है, बट लेकिन सस्ता ही रहता है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बाद बाकी प्राइवेट भी उस चीज को ओपन कर सकता है, वो जिस प्राइस पे बेच रहा है, अगर लेना है किसी को, उस सर्विस को अवेल करना है, करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया इंडिया और आइसलैंड, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्लान क्या होता है। तो बोला जा रहा है जनरल गोल्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग हैं, प्लान किए आज 8 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। या फिर देखते हो ना वो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें टाइम लिखा रहता है। ये नहीं, पेपर सभी लोग कंप्लीट कर सकते हैं। टफ से टफ भी जो पेपर आता है ना, किसी चीज का, आईआईटी हो गया या किसी चीज का भी हो गया, यूपीएससी का हो गया, सब उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ टाइम लिमिट रहता है, ठीक है ना। तो प्लान्स में जो गोल्स आपको कंप्लीट करने हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। उसको हम प्लान कह देते हैं। अब चलते हैं आगे, इकोनॉमी की प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हमारा बना था मार्च 1950 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो पीएम नेहरू थे। ऐसे याद रखोगे, प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब उस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन होते हैं। उसी को जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी पीएम होंगे उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं आईपीआर 1948। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये बात लिखी हुई है, जो नीचे चार में मैंने डिवाइड किया वो नहीं दी हुई है। तो पहले समझ लेते हैं आईपीआर है क्या। तो देखो 1948 में कंट्री तो आज़ाद हो गई, मतलब 47 में ही आज़ाद हो गई। 48 में हमने एक थ्रस्ट दिया, एक प्रेशर दिया कि हम तो बना रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके साथ में काम करेंगे, ठीक है सर। लेकिन बता तो दो कि गवर्नमेंट कौन सा इंडस्ट्री चलाएगी, प्राइवेट वाले कौन से चलाएंगे। तो इसी के लिए लाया गया कि हमने क्लासिफाई कर दिया इंडस्ट्रीज को चार में। अब देखो ये एक्स्ट्रा है, पहले ही बता दे रहा हूं, बुक्स में शायद नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। हो सकता है रेफरेंस जो बुक्स हो उसमें दिया हो, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं दिया। तो फर्स्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, जिसको पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट चलाएगी। उसमें 3 इंडस्ट्री हैं और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। आर्म एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, और ये आज भी गवर्नमेंट के ही पास है, ठीक है, याद रहेगा। सेकंड क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्री, जिसमें गवर्नमेंट भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगी। ये 6 इंडस्ट्रीज हैं। सेटअप कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। कोल हो गया, आयरन स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ एंड वायरलेस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में क्या आ गए,
कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, 18 इंडस्ट्रीज इसमें दिए गए और ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर रहेंगे, लेकिन आपको जैसे जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जैसे आप मान लो बिहार में रह रहे हो तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से आपको कंसल्ट करना होगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और सॉल्ट इंडस्ट्री, ऐसे टोटल 18 इंडस्ट्रीज हैं। अदर इंडस्ट्रीज में क्या होगा, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन एबव, जो ऊपर से बच गया वो सबको प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल के काम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस टाइप की इंडस्ट्रीज को चला सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल है वो किस टाइप की, इसीलिए इसको 4 में से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट प्लान 1950 याद होगा, मार्च 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बन गया। तो फर्स्ट प्लान कब बना है, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। अब देखो ये जो गोल्स है ना, ये मत समझो कि ये, मैं कैसे बताऊं कि फर्स्ट प्लानिंग के ये गोल नहीं है, ये एक जनरल गोल्स है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, जनरल गोल्स है। यानी ऐसा नहीं है कि 1950 में है तो आज 1990 चल रहा है या 2015 चल रहा हो, तो इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है। हमारी इकोनॉमी का इससे फायदा होगा, हमारे लोगों का इससे फायदा होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट गोल क्या है, ग्रोथ, हिंदी में क्या बोलते हैं, विकास। कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई बहुत अंग्रेजी हो गई, इसको इजी करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी हाइट 5 फीट है, ठीक है, तो अगर तुम 6 फीट के हो जाओ तो अच्छा रहेगा नहीं, तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, 5 फीट का हूँ मैं, 6 फीट का, अच्छी लंबी हाइट तो अच्छी लगती है सबको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 15 फीट की हाइट हो जाए तो बोलोगे सर 15 फीट में मैं अपने घर में नहीं घुस सकूंगा, अपने बेड पे नहीं सो पाऊंगा, है ना। तो ग्रोथ दोनों ही होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। हमें पॉजिटिव ग्रोथ के बारे में देखना है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, मान लो अगर कंट्री के एस्पेक्ट में देखें, हमारी जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हम बोलते हैं कि हमारा ग्रोथ क्या हो रहा है, हो रहा है। जीडीपी बढ़ना, इससे बढ़िया समझो कि वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना, ठीक है ना। हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा जीडीपी अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फार्मर है, उसको अगर न्यू सीड की वैरायटी मिले, ठीक है ना, जैसे कैसे HYV सीड्स आया था, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी गुड्स, प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड्स बढ़ रहे हैं तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमेशा हमें मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए अगर वो सही है तो। चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है ना, जो सोशल आउटलुक है उसमें भी चेंज आना चाहिए। जैसे वुमेन मैन इक्वल राइट्स, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, बहुत जगह पे आप देखोगे वुमेन्स जो वर्क प्लेस में होती हैं उनको लेस सैलरी मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो एक मेल है वो टीम लीडर है, एक फीमेल है वो भी टीम लीडर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो मेल टीम लीडर होते हैं उनको अगर 20,000 मिल रही है ना, तो इनको 15, 16 या 17 ही हजार मिलेंगे, ये फीमेल है क्योंकि, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल लेवल पे है तो इक्वल पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस, हिंदी में बोलते हैं आत्मनिर्भर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन भी है, लेकिन ये अपने रिसोर्सेज से होना चाहिए। आपकी किताब में लिखा होगा कि किसी के भी रिसोर्सेज से, देखो वो बात सही है, वो भी गलत नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मैं किसी से लोन ले लूं, ठीक है ना, और लोन लेके एक बिजनेस सेटअप करूं और मेरा बिजनेस चल पड़े, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे फैमिली में पैसा आ रहा है, मेरे फैमिली लोग अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा होने लगा क्योंकि मेरा बिजनेस चल गया। तो लोन लेके भी काम किया जा सकता है, या खुद के जितने पैसे हैं उससे भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। 100 रुपया उससे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इंडिया के लिए ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत टाइप के रिसोर्सेज हैं, हमें किसी की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। आत्मनिर्भर का मतलब ही असली ये होना चाहिए ना कि हम अपने रिसोर्सेज से अपने आप को ऊपर लेके जाएं, हमें किसी के लिए भी, मतलब किसी भी कंट्री से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उतने काबिल लोग हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो मेन एम उस टाइम पे क्या था हमारा, रिड्यूस डिपेंडेंस फॉरेन कंट्री पे। असली में देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन हम इसीलिए लेके आए क्योंकि हमारे कंट्री में जितने लोग थे ना, उन जितना हम प्रोडक्शन कर रहे थे हम उतने लोगों को भी खिला नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो हमें फूड बाहर से मंगाना पड़ता था। तो पहले तो खाने का जो कमी है, देखो सीटी भी बज गई किसी के घर की, ठीक है। तो पहले तो खाने का जुगाड़ हो जाए ना, उसके बाद तो काम होगा ना। इसीलिए पहले हमें जो ये आत्मनिर्भर बनना था वो फूड के सेक्टर में बना था कि हमें खाना कहीं से बाहर से ना मंगवाना पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी या इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन भी है, हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भी हैं हम, ठीक है ना। अपने ही रिसोर्सेज से हम यूज करके अपने आप को, हमें किसी के पास डिपेंडेंस, हम किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी पुअर पीपल है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका देख रहे हो ना, वो तो मीम्स तुमने सीखा है, अमेरिका आज क्या है और हम अमेरिका क्या कहता था। तो वही वाली बात है कि अमेरिका में तुम्हें क्या पुअर पीपल नहीं मिलते हैं, तो बोलते हो कि हाँ सर मिलते हैं। अब बताओ उनकी जीडीपी कहाँ है, फिर भी वहां पुअर पीपल है। हमारे इंडिया में भी पुअर पीपल है, तो ऐसा होता क्यों है। तो ध्यान से समझो, ये सब कुछ होने पे ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, सेल्फ रिलायंस भी है, फिर भी पुअर पीपल है, पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स भी कुछ लोगों के पास नहीं है। और ये होता क्यों है? इनइक्वालिटी की वजह से। एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे इनइक्वालिटी किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को बांटने में इनइक्वालिटी है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक फादर है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में। चलो 12th ले लेते हैं, 12th के बच्चों की पढ़ाई हो रही है तो 12th ले लेते हैं। 12th में पढ़ रहे हैं, दोनों कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं। एक को आप 100 रुपये दे रहे हो, एक को आप 50 रुपये दे रहे हो, एक को आप 100 रुपये दे रहे हो। तो एक बात बताओ, तुमने जो ये रिसोर्सेज, इसको क्या बोल रहे हैं? इनइक्वल तरीके से बांटा है, ठीक है ना, बराबर नहीं बांटा है। 100 100 रुपये दोनों को नहीं दिए, एक को 50 दिए, एक को 100। तो ये तो गरीब ही रह जाएगा ना आने वाले समय में। फिर अगले महीने इसको 100, फिर इसको अगले महीने 50। तो ये चीज है, जब डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमेशा याद रखोगे, अगर किसी कंट्री में तुम गरीबी देख रहे हो तो वहां क्या है? इनइक्वलिटी है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि वहां की गवर्नमेंट रिच को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पुअर को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो पुअर क्या होता जाएगा? जो ये सुनते हो ना कहानी की, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही से नहीं बांटा जा रहा है, इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए क्या होते जा रहा है? गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, ठीक है। चलो ये देखो, पांचवा और छठा मैंने दे तो दिया है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन कहीं आया था, बच्चे ने 4 का 4 पॉइंट लिखा, सर ने नंबर नहीं दिया, बोला कि जनरल गोल्स तो और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ 4 ही पॉइंट क्यों दिए। तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है कि राइजिंग इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो, इन्वेस्टमेंट और इनकम का रेशियो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट सेकेंड 5 ईयर प्लान में लिया गया कि सबके पास रोजगार हो। और देखो अभी के करंट सिनेरियो में बताऊं तो आप बेरोजगारी ही ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कंट्री में एक अच्छा खासा रोजगार हो। पूरी तरीके से अब 100% तो नहीं ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है, बट हाँ होना चाहिए। बेरोजगारी जितना कम कर सके हम उतना बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि एक बात समझो, आप बेरोजगार को ये मत देखो कि कोई पैसा नहीं कमा रहा, आप ये सोचो कि वो अगर वो जवान है, उसका बॉडी फुल्ली तरीके से एक्टिव है, उसका माइंड फुल्ली तरीके से एक्टिव है, और वो सही दिशा में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा है, तो वो किसका घाटा हो रहा है? वो उस कंट्री का घाटा हो रहा है। ये मत समझो कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये हमारे कंट्री का भी घाटा है कि उसका हम कुछ यूज कर सकते थे, उससे हमारा ग्रोथ बढ़ता। जाहिर सी बात है, वो पैसा कमाएगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, अनएम्प्लॉयड रह गया 5 10 साल, 15 20 साल के लिए अगर वो, तो उसका जो सही यूज था, उसकी जो एनर्जी का सही यूज था, वो हम कर ही नहीं पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हम फर्स्ट चैप्टर में भी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर का देख के आए हैं, अब इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है। हमने देखा था प्रोडक्टिविटी लो थी, हाँ सर प्रोडक्टिविटी लो थी, नॉलेज कम था, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये ज़्यादातर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। ऐसा समझो
ये खेत है 5 कट्ठा का, कट्ठा बिहार के लोग समझ जाएंगे। 5 कट्ठा का ये खेत है, इसमें से 200 केजी उग रहा है राइस। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5% काम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, मैं सोचा कि ज़्यादा लोग और लगा दूंगा तो ज़्यादा होने लगेगा, सेम ही है। तो क्या हुआ, इसी 5 कट्ठे में अब 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है 200 केजी ही हो रहा है। तो यानी दो जो लोग मैंने एक्स्ट्रा लगाए ना, उससे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी दो जो एक्स्ट्रा पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना, यानी कि ये रहे ना रहे प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितने की जरूरत होती है, अगर उससे ज़्यादा पीपल इंगेज हो जाते हैं तो उसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेनफॉल, क्योंकि इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो सब लोग रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि लोग खेती इतना ही कर रहे हैं कि अपना घर चल जाए, खाने पीने का हो जाए। ठीक है ना, ज़्यादा उगा के बेचना जो है उसके बारे में नहीं हो पा रहा। ठीक है, या खेत उतना दे नहीं पा रही है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी है। हार्वेस्टिंग जो मशीन्स है वो हमारी सब पुरानी है। कॉन्फ्लिक्ट, टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब जो उनके खेतों में काम करते हैं। ठीक है ना, और लैंडलॉर्ड्स जो जमीन के मालिक हैं, इनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे। ठीक है, तो अभी हम 90-50 टू 90-90 पढ़ रहे हैं, बार बार दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। कौन? गवर्नमेंट ध्यान देगी, मैं नहीं ध्यान दूंगा, मैं बस पढ़ा रहा हूं कि आप भी ध्यान दो। मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या मेजर्स लिए गए? तो पहला लिया गया कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, और दूसरा क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम लैंड रिफॉर्म से शुरू करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या है? चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी जो ऑनरशिप है, यानी लैंड के जो मालिक हैं उसमें कुछ चेंज लाया जाए। क्यों लाया जाए? ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वालिटी बने एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखो ये बात सही है कि जितना भी एरिया ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिशर तो चले गए और वो टैक्स किससे लेते थे? मैंने जमींदार वगैरह के बारे में बताया था। अब लैंड तो उनके पास रह गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लैंड उन्हीं का है, ये तो नहीं है सच्चाई। कुछ का हो सकता है कि एकदम पूर्वज जो रहे थे उन्हीं का लैंड रहा हो, लेकिन मेजोरिटी को तो ब्रिटिशर्स ने दिया था, तो ये उनका लैंड तो हुआ नहीं, तो इसको बांटना होगा ना। तो उसी की बात हो रही है कि लैंड रिफॉर्म्स में हम ऑनरशिप जो है उसमें चेंज लाएं, जो उनके मालिक बने बैठे हैं उसको हम चेंज करें। अब उसको चेंज करने का क्या तरीका है? फर्स्ट तरीका क्या है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब जो बिचौलिए होते हैं। बिचौलिया कौन हो गया भाई? तो ये था ब्रिटिशर, ये था जमींदार, ये था पीजेंट, बीच में जमींदार है। ठीक है, तो 200 लाख टीनेंट्स जो थे, यानी जो खेतों में काम करते थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए गवर्नमेंट के, और जो खेती कर रहे हैं उनके खेत में उनको ऑनर बना दिया गया उस खेत का। ठीक है, पहली चीज ये हुई। दूसरा क्या लाया गया? लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है? गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि मैक्सिमम लिमिट जो लैंड का होगा वो कितना होगा? 30 एकड़ होगा, और जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा है वो गवर्नमेंट के पास क्या चल जाएगी? लैंड चल जाएगी। ठीक है, अब ये जो लैंड सीलिंग का लॉ बना था ना, वो केरला में और वेस्ट बंगाल में अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, बाद बाकी कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? इसमें लूप होल्स थे। क्या था? लूप होल्स। चैलेंज्ड बाय बिग बिग लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने चैलेंज किया, और नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय एवरी स्टेट, और सारे स्टेट्स ने इंप्लीमेंट नहीं किया। इस चीज को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में समझा दे रहा हूं। ठीक है, वैसे जरूरत है नहीं। लूप होल्स क्या है? लैंडलॉर्ड चैलेंज क्यों कर रहे हैं? देखो लॉ भी बनना शुरू हुआ 1950s में। अब राइट टू जो प्रॉपर्टी थी ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप इसको छीनोगे तो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पहला तरीका। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स देखो, जिनके पास जमीनें ज्यादा है उनसे खेती ज्यादा हो रही है, खेती ज्यादा हो रही है, पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, उस टाइम तो इंडस्ट्रीज वगैरह थी नहीं उतनी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया अपना। दूसरा तरीका क्या है? भाई आपने बोला है कि 30 एकड़ रखना है ना अपने नाम पे, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास टोटल है 90 एकड़। तो मैंने क्या किया, एक मैंने पकड़ लिया अपने मदर के घर के लोग को, एक पकड़ लिया अपने फादर के घर के लोग को,
मदर के, भाई के, चाचा के, फूफा के बेटे के नाम पे मैंने 30 एकड़ जमीन कर दिया। ठीक है, और इधर फादर के, भाई के, चाचा, भतीजा, कुछ भी, उसके नाम पे 30 एकड़ जमीन कर दिया। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो, ध्यान से समझना इन कॉन्सेप्ट्स को। अगर ये दोनों को बोलोगे कि सर आप इनके नाम कर दिए लेके भाग, हैं तो मेरे रिश्तेदार ही, और मैंने क्या बोला है, ये 30 एकड़ तेरे नाम पे कर दिया है, इसमें से जो भी पैसा आएगा ना खेती करके, इसमें से एक काम करना, तू 30% तू रख ले इसकी कमाई का, 70% मेरे को दे देना। बोला ठीक है सर, कर दूंगा। चौथी चीज अगर इसमें देखो कि मान लो ये गांव है, ये बड़ा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ठीक है ना। उस टाइम स्टेट भी चलता था, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है ना, स्टेट। तो स्टेट में बहुत सारे गांव आते थे, इसमें बहुत सारे विलेजेस आते थे। ठीक है, और इसके 2-3 जमींदार हुआ करते थे। मान लो इस गांव में 10 जमींदार हैं, सबके पास जमीन ज्यादा ज्यादा है। 10 ने क्या कर लिया, अपने आप में एक यूनिटी बना ली कि भाई ठीक है, लॉ बन गया, चेक करने जो आएगा उसको एक थार गाड़ी पकड़ा देंगे। थार पकड़ा दिए, उसने लिख के ये दे दिया कि नहीं नहीं, जो डीजे सर हैं उनका तो बस भाई 30 एकड़ है, और एक मेरा फ्रेंड है उसका भी 30 एकड़ है हम लोग के पास 90 एकड़। ठीक है ना, कोई चेक कर नहीं आएगा ना, पुलिस ऑफिशियल्स आ सकता है या तहसीलदार आ सकते हैं, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ होगा, समझ रहे हो ना। मैं बस ऐसा इमेजिनेशन से बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। इसीलिए तो सिर्फ 2 स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ ना, केरला में अच्छे से हुआ और वेस्ट बंगाल में, अदर किसी स्टेट में नहीं हुआ। अच्छा मान लो कोई स्टेट हो, बिहार तो बहुत अच्छा स्टेट है, बिहार के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन मान लो कोई स्टेट है, अब उसके एमपी होंगे, एमएलए होंगे ना, उनको भी थोड़ा पैसा वैसा दे के, समझ रहे हो, सेटल करवाया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। बोल दिया गया कि भाई इस गांव की तरफ देखना ही नहीं, बस बात खत्म हो गई। तो तुम समझदार हो, सब समझ गए होगे। तो ऐसे करके चीजों का लूपहोल हुआ होगा, क्योंकि मैं था नहीं, मैं तो छोटा हूं, मेरे को क्या पता भाई। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। एक सेक्टर तो देख लिया, लैंड में रिफॉर्म्स कैसे लेके आए हम। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, इसको हिंदी में चकबंदी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत लोग डरते भी हैं, क्योंकि बहुत बार आवाज उठी कि ये अच्छे से हो नहीं पाया, तो दोबारा चकबंदी किया जाए। ठीक है, लैंड के इश्यूज इसलिए बहुत खराब होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 75% जो पॉपुलेशन है वो किस में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, और उनकी उपज जो है, यील्ड जो है वो क्या है, कम है। उपज तो ज्यादा है नहीं, क्यों, टेक्नोलॉजी पुरानी है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए वो नहीं है, मानसून पे बेचारे डिपेंडेंट है कि बारिश होगी तो खेती होगी। ठीक है, फार्मर देख लो बेचारा कैसा मुंह बनाए हुए है। अब क्या हुआ, हम HYV सीड्स लेके आ गए। ठीक है, अब HYV सीड्स के 2 डिमांड्स हैं। क्या डिमांड है, उसको इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स चाहिए। HYV सीड्स के ये 2 डिमांड है, अगर ये नहीं फुलफिल होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। ठीक है भाई, अब फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और दूसरा क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स। भाई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से लाएंगे बेचारे फार्मर। ठीक है, तो ये भी चाहिए था। तो ये टोटल सिनेरियो था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे कंट्री में। ठीक है, अब 2 फेज में आया, एक 60 टू 70s में, एक 70s टू 80s में। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि ये कुछ जगह पे आया है, जैसे पंजाब हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सेकेंड फेज में लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में ये फैल गया। पहले तो सिर्फ राइस और व्हीट के लिए आया था, बाद में मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के जो HYV सीड्स थे वो आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या फायदा हुआ वो देखते हैं। अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि पहले जो मैं बताया था, फार्मर जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग करता था, खुद के लिए उगाया और खुद खा लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फार्मर जो उगा रहा है उसको बहुत ज्यादा उग रहा है। पहले मान लो, इधर एग्जांपल देता हूं, पहले जैसे 20 kg उगता था, 20 kg अपने ही घर में खपत हो जाता था साल भर में, बात खत्म। अब उसी लैंड पे उग रहा है 80 kg, घर वाले कितना खाएंगे, 20 kg, बच कितना गया, 60 kg। ये 60 kg को बेच दो, बेच के अब तुम दूध या फिर मसाले, ये जो भी चीजें हैं वो भी अब खरीद सकते हो। तो ये एक फायदा हुआ। दूसरा,
बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट प्रोक्योर फूड ग्रेन्स। इसका मतलब बताता हूं। अब भाई जब एक फार्मर क्या कर रहा है, 80 kg मार्केट में लेके आ रहा है, 20 kg तो अपने घर के लिए रख लिया, 80 kg वो मार्केट में भेज दिया। ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं, सब मार्केट में जो भी उनका एक्स्ट्रा बच रहा है मार्केट में बेचने के लिए ला के रख रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा जब सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, प्राइस भी घट गया, यानी और जो गरीब पॉपुलेशन थी उनको राइस और चावल खरीदने में महंगा पड़ता था, अब उनके लिए सस्ता हो गया, ये भी अच्छी बात हुई। दूसरा, सप्लाई ज़्यादा हो गया, प्राइस कहीं ज़्यादा ना गिर जाए, तो गवर्नमेंट ने अब एफसीआई नाम का ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि जो भी मार्केट में ज़्यादा होगा उसको हम खरीद लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या होता था ना, भूखमरी वगैरह आती थी, फेमाइन, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था। तो अब ऐसा, या फ्लड वगैरह कहीं आ गया, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ से अनाज निकाल के इन लोगों को बांटेगी, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट एसेंशियल चीज़ों का ध्यान रखेगी। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, प्राइसेस डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन, यानी कि क्या हुआ, ज़्यादा सप्लाई की वजह से अभी बताया प्राइस रिड्यूस हो गया, तो जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग थे उनको अब राइस चाहे व्हीट जो भी चीज़ खरीदने के लिए जो पैसा खर्च, जैसे मान लो भाई एग्जाम्पल तुमको दे देता है, ये है आदमी, ये है चंदूलाल। चंदूलाल क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले मेरे को 100 रुपये का चावल खरीदना पड़ता था, ठीक है, 5 kg। अब क्या करना पड़ रहा है, मेरे को 5 kg मिल जा रहा है 50 रुपये में ही, 50 रुपये बच रहे हैं ना। अब चंदूलाल इस 50 रुपये से क्या करेंगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, या कुछ बिजनेस विजनेस करेंगे, कुछ भी, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें खाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिस्क इन्वॉल्व अंडर जीआर, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। रिस्क क्या कहते हैं, फर्स्ट रिस्क था पेस्ट अटैक का, क्योंकि एचवाईवी सीड्स में ना कीड़े बहुत लगते हैं। ठीक है, अब जो किसान छोटा है, बड़े किसान के लिए दिक्कत है, जैसे मान लो किसी की खेत इतनी बड़ी है, इतने से हिस्से में कीड़े लग भी गए तो उसका कुछ ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जिसका खेत ही छोटा हो, मान लो ये खेत 1 ही कट्ठा का है, उसी में वो खेती करता है, अगर इसमें कीड़े लग गए तो उस किसान का तो सब कुछ चला गया। तो स्मॉल फार्मर जो होगा वो सब कुछ अपना लूज कर देगा। तो सर्विस दिया गया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया, इसी को आप क्या बोलते हो आज के डेट में, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, गवर्नमेंट गिव लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। अब इसको समझो, जैसे ये है बिग वाला फार्मर, ये है स्मॉल फार्मर, इसके पास है मान लो 10 बीघा जमीन, इसके पास है 5 कट्ठा। अब देखो, HYV सीड्स आने की वजह से इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन बात समझो, 10 बीघा का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं। फिर ये वही पुराना जो टॉर्चरिंग वाला आप लोगों ने थोड़ा मूवी वगैरह में देखा होगा कि अपने जमीन हमारे नाम लिख दो, ठीक है, इतना पैसा देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि स्मॉल फार्मर को हम क्या देंगे, लोन देंगे लो इंटरेस्ट रेट पे, जिससे अगर वो कुछ फर्टिलाइजर्स खरीदना चाह रहा हो, पेस्टिसाइड्स खरीदना चाह रहा हो, तो वो खरीद सके। ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच का गैप कम हो। ठीक है ना, क्योंकि इसको तो लोन आराम से मिलेगा, क्यों। अब देखो, होता क्या है ना, इस चीज को, बैंकिंग का ये रूल है, बैंक्स हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन सिस्टम को समझ लो। जैसे मान लो ये जो भी खेती किया है, इसके बैंक अकाउंट में है 10 रुपये, इसके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये, तो इसको 1,000 रुपये के हिसाब से लोन मिलता है, और इसको 10 रुपये के हिसाब से लोन मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ डर नहीं है, क्यों, डर क्यों नहीं है, क्योंकि 1,000 रुपये इसके बैंक अकाउंट में हर महीने आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट जान रहा है ये पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, हमारा लोन कैसे भी चुका लेगा। लेकिन ये स्मॉल फार्मर है, इसकी खेत में कुछ आग लग गया या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गई, ये तो चुका नहीं पाएगा लोन। तो स्मॉल फार्मर को बैंक लोन देने में भी डरते हैं, या उस टाइम भी डरते थे। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को ये मदद करना पड़ा। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कहानी के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है सब्सिडी। अच्छा, सब्सिडी बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, कॉन्टेक्स्ट है एग्रीकल्चर का। तो सब्सिडी क्यों देनी है, फार्मर गेट इम्प्रूव
एट लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। पहले सब्सिडी का मतलब समझ लो कि असली में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो क्यों देती है, गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडी फॉर एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम हो भोले भाले, तुम्हें गांव वाला एग्जांपल देना होगा। याद करो ऐसा करके कुछ आया था, देखो मेरा ड्राइंग तो और बेकार ही है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने का। सिलेंडर जानते हो ना, बस। तो एलपीजी जब आया था तो सबको इस पे सब्सिडी मिलती थी, याद करो। तो ये सब्सिडी क्यों मिल रही है, बात समझो। ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी। इसके पहले हम क्या करते थे, वो घर में वो मिट्टी वाला रहता था ना चूल्हा, इसमें लकड़ी डाल दिए। अब इसके दो प्रॉब्लम्स थे, मैं भी उल्टा बना दिया, टू प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम क्या है भाई, तुम लकड़ी जला रहे हो तो क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। वुड अगर तुम जला रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। दूसरा क्या होता था ना, जो फीमेल्स चूल्हे पे खाना बनाती थी ना, तो ये धुआं उनके लंग्स में जाता था और लंग्स में पानी भर जाता था। पानी भरना वो वाटर नहीं, एक तरह की बीमारी होती है, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, बस ये समझ लो। तो इन चीज को खत्म करने के लिए एलपीजी। लेकिन अब मान लो जो चूल्हा पे लकड़ी फ्री वाला गांव जंगल से काट के लाते हैं, उसी से काम चला रहे हैं, अब तो वो गरीब है, अब वो एलपीजी जैसी चीजों को कैसे खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोली कि अगर ये 1,000 रुपए का सिलेंडर है ना, तुम 500 रुपए लगाओ, 500 रुपए गवर्नमेंट तुमको दे देगी। अब गवर्नमेंट ने ये देना शुरू किया, बाद में धीरे धीरे लोगों का सबका पैसा बढ़ना शुरू हुआ हमारे इंडिया में, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये 500 रुपए का जो सब्सिडी था उसको धीरे धीरे वो कम करते चले गए। ठीक है, याद रहेगा। तो वैसे ही एग्रीकल्चर में भी है कि भाई तुम क्या यूज कर रहे हो, HYV सीड्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद नहीं पाओगे, तुम पैसा ही नहीं है उतना, छोटे किसान हो, तो हम तुमको सब्सिडी देंगे। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो, यानी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सब्सिडी देना सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें बस ये बात याद रखनी है, क्या सही क्या गलत उस पर हमें मतलब डिबेट नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, फेवर ऑफ सब्सिडी। जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ सब्सिडी देनी चाहिए, क्या कह रहे हैं वो, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग है वो रिस्की बिजनेस है ना, कभी आग लग जाएगा, कभी बारिश नहीं प्रॉपर हुई तो वो डूब जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। मेजोरिटी फार्मर्स क्या है हमारे देश में, पुअर हैं, और वो जो इनपुट्स हैं लाइक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें सब्सिडी देनी चाहिए। थर्ड क्या है, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी। अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे, लोन कम रेट पे नहीं दोगे, तो होगा क्या, ये जो बड़े फार्मर है छोटे फार्मर है इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो आपको देना चाहिए। अगेंस्ट में क्या है, सब्सिडीज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, एडॉप्शन ऑफ न्यू HYV सीड्स, वाइडर एक्सेप्टेंस हो गया, खत्म करो। यानी कि जब सब लोग इस चीज का यूज करने लगेंगे तब हमें सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। और देखो मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लग सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है, बट ये सच में होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जब एलपीजी का सब्सिडी मिल रहा था ना तो सब लोग लेने चले गए। लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट गरीबों का कल्याण करे ज्यादा बढ़िया है। अब मान लो उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, उसको भी 500 रुपये सब्सिडी मिल रहा है, उसको भी 500, और एक गरीब है उसको भी 500 का सब्सिडी मिल रहा है। इसीलिए बाद में देखोगे ना, बहुत साल के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पैन कार्ड वगैरह लिंक इसलिए कराया जाता है। अब वो पैन कार्ड से देख लेते हैं तुम्हारी इनकम तो अच्छी है, तुमको 500 रुपये का सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, तुमको 50 रुपया ही मिलना चाहिए, क्योंकि तुम अफोर्ड कर सकते हो। जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गरीब को खाना खिलाना है, लाइन लग जाओ और सारे अमीर लोग भी आ जाए कि नहीं भाई फ्री का मिल रहा है तो मैं भी खाऊंगा। ये मेंटालिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स। यानी जो हमने टारगेट किया था किसको, गरीब को और स्मॉल फार्मर्स को, वो उस तरीके से नहीं हो पाया। सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रोस्पेरियस फार्मर्स, ये भी बात सही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हम सब्सिडी किस लिए दे रहे हैं, देखो ये इंडस्ट्री है, अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट की नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी चला रहा है, उसने मान लो ये पैकेट बनाया है 100 रुपये का, तो गवर्नमेंट बोल रही है काम करो 20 रुपये ले लो मेरे से या 50 रुपये ले लो, इस पैकेट का दाम 50 रुपये कर दो, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हो सकता है वो लोग इसमें कुछ लो क्वालिटी का सामान डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, तो ये कुछ लूप फॉल कर रहे थे।
दूसरी बात है जो गरीब फार्मर्स थे वो सब्सिडी कैसे लेनी है ये सब पता नहीं था, तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे फार्मर्स होते थे वो लोग ही सब्सिडी ले लेते थे, उनके पास सब्सिडी नहीं जा पाती थी। आज भी देखोगे गवर्नमेंट का जो बहुत तरीके का स्कीम गरीबों के लिए होता है ना, तो वो गाँव के जो पढ़े लिखे होते हैं बोलते हैं हम करवा देंगे लेकिन कुछ डिस्काउंट हम भी लेंगे, या पेपर उनका रहता है पैसे ये लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ये जो जैसे पीएम किसान का 2,000 रुपया, लेकिन 500 रुपया मुझे भी दे देना। तो समझ रहे हो जितना पैसा उनको जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप को, तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। चलो अब आगे देखते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हुई वो सब लिखना है हमें। ठीक है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स रहे या निगेटिव पॉइंट्स रहे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के वो देना होता है। जैसे पहला क्या है, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रहे। अब बोलोगे सर पूरी तरीके से तो हो नहीं पाता, पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन सोचो आज़ादी के बाद इतना भी हुआ वो भी काबिल तारीफ है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उपज बढ़ा भाई, HYV सीड्स लेके आए हम और प्रोडक्शन धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हुआ। इंडिया क्या बन गया, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, कम से कम अब खाने के लिए, उस टाइम अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना तो अमेरिका वगैरह से ही हमें खाना वगैरह आता था। ठीक है ना, तो कम से कम ये डिपेंडेंस खत्म हुआ हमारा। जीडीपी बिटवीन 1950 टू 1990 अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से देखें तो वो बहुत कम था। 65% जो पॉपुलेशन थी वो किसमें थी, एग्रीकल्चर में, और जो बच गया यानी कि कितना बच गया, 35% बच गया, उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ऐसे समझो 100 आदमी है देश में, 65 किस में काम कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर में, लेकिन जो बच गए 35 है ना, उनको तो किसी और सेक्टर में काम करना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री में काम करना चाहिए या सर्विस सेक्टर में काम करना चाहिए, लेकिन ये 35 लोग इसमें काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये हमारा डेवलप अभी उतने अच्छे से हुआ नहीं था। आई होप इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, या बोलो तो मैं 5 मिनट का तुम्हें ब्रेक दे दूं। ठीक है, एक काम करते हैं, 5 मिनट में तुम अपना क्या बोलते हैं उसे, चाय जो पीते हैं चाय पियो, जिसे कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पसंद हो ब्लैक कॉफ़ी पियो। तो 5 मिनट में पी के फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप आपका चाय कॉफ़ी हो गया होगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमने पूरा देख लिया है, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी वो जो 5 ईयर प्लानिंग हम कर रहे थे उसमें हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में क्या है, एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है ना, उसको वो बढ़ावा देता है। ऐसे ही समझो जैसे कोई इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, अब कोई मशीन है उन्होंने लगा रखी है, वो 200 यूनिट्स बनाता है, ठीक है, और कोई और मशीन अपडेटेड मशीन आ रही है जो एक बार में 400 यूनिट्स बना दे, तो वो लोग उस मशीन को परचेज करेंगे। तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज हमेशा मॉडर्नाइज करते रहती है चीज़ों को और प्रॉस्पेरिटी भी लेके आती है। इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में पे जो ध्यान दिया गया वो लिमिटेड एरिया में ध्यान दिया गया, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, या गवर्नमेंट ने भी वैसे इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जो वो गवर्नमेंट के ही मोनोपोली में रहे। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या रोल रहा है वो देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, यानी हर जो प्राइवेट पर्सन था, हर जो इंसान था, सबके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सके। कुछ ही थे, जैसे टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, इनके पास था, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या है, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स का ज़्यादा डिमांड भी नहीं था। ठीक है ना, और थोड़ा आप याद रखो कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी एक क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी। ठीक है ना, तो थोड़ा लोगों का ट्रस्ट भी नहीं था कि हाँ कहीं फिर प्राइवेट वाले ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे तो फिर कहीं वही सिस्टम चलना शुरू ना हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, अब देखो पी फॉर प्राइवेट है तो पी फॉर प्रॉफिट भी होगा, यानी प्राइवेट वाले अपना प्रॉफिट देख के ही चलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जहाँ पे भी आती है तो गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है ना, समाज का कल्याण होना चाहिए, वो जानबूझ के चीज़ों को महंगी नहीं बेचेंगे। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी यानी इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा तो सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। तो ये रोल रहा था हमारे पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट प्लानिंग खत्म कब हुई, बोलोगे सर शुरू हुई थी 1951 में और खत्म हुई 56 में। तो 56 में एक और आईपीआर आ गया। आईपीआर आपको बताया ही है, आईपीआर क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। एक आईपीआर 1948 हम देख चुके हैं। तो इंडस्ट्रीज को फिर रिक्लासिफाई किया गया, किसमें किसमें, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। तो शेड्यूल ए में क्या है, इंडस्ट्रीज लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। सेकंड क्या है, शेड्यूल बी, ये स्टेट ओन्ड रहेगी लेकिन प्राइवेट वाले इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी लाइक एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। शेड्यूल सी में कौन रहेंगे, सिर्फ प्राइवेट वाले, ठीक है ना, स्टेट का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और जो इंडस्ट्री लगेगी वो लाइसेंस के थ्रू लगेगी, आपको लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हुआ, ए रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि आपसे हम ये परमिशन ले रहे हैं इस इंडस्ट्रीज को लगाने का। अब प्रॉब्लम भी थी इसमें, इशू थे लाइसेंस में, क्या, जैसे ही आप न्यू इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तब भी आपको लाइसेंस लेना है। एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हो, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, पहले देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग वन का अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तब भी लाइसेंस लो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो फिर एक लाइसेंस लो, ठीक है ना। तो इस एरा को लाइसेंस राज सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना, लाइसेंस राज सिस्टम, ठीक है। इस टाइम पीरियड को लाइसेंस राज सिस्टम भी कहा जाता है कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे हम मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, वो जो पैकेट वाली मिल्क आती है वो। तो बोला कि आप लाइसेंस ले लो, मैंने लाइसेंस ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक ब्रांच मेरा यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना, पटना में भी मेरा ब्रांच होगा। तो बोल रहे हैं कि आप इसके लिए भी लाइसेंस ले लो, ठीक है भाई। तो पहले मैं मिल्क, अब मैं सोच रहा हूँ पनीर और दही वगैरह भी बेचूं प्रोडक्ट बना के, तो बोल रहे हैं इसके लिए भी लाइसेंस ले लो। तो देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और लाइसेंस जानते ही हो, लाइसेंस किसी चीज का भी लेने में काफी टफ प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे करने होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बड़ा रोक रोक के लाइसेंस देती थी, ठीक है ना, इसलिए काफी स्लो ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री का। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, शॉर्ट में हम बोल देते हैं एसएसआई। ये कार्वे कमेटी द्वारा हुआ था 1955 में, ठीक है, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, 1955 मुझे जहां तक याद है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख का है तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हो 1990s में, अगर 1 करोड़ है तो अभी खोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्यों लाए गए, इससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्यों, क्योंकि देखो छोटी इंडस्ट्री है तो बड़े बड़े मशीन्स नहीं होंगे, ज्यादातर जो काम होगा वो लेबर इंटेंसिव होगा, यानी लेबर का यूज ज्यादा, मशीन्स का यूज कम, ठीक है। तो मोर लेबर इंटेंसिव होगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा। दूसरा, नीड फॉर प्रोडक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, एसएसआई कैन नॉट कम्पीट विद द बिग फर्म्स। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। पहले ये चीज समझो ऐसा हो क्या रहा था, और अभी भी तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कोई कार कंपनी है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कार कंपनी है मेरी बड़ी सी, ठीक है, और तुमने क्या किया है, एक टायर की छोटी सी कंपनी खोली है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी कार कंपनी है तो मैंने क्या किया, अब एक टायर की कंपनी भी खोल दी। क्यों, देख रहा हूँ इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा जा रहा है, और जानबूझ के जहां ये मान लो ये रोड है, इसके अपोजिट साइड मैंने अपनी कंपनी जो टायर कंपनी खोली है उसको मैंने लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये बड़ा है क्योंकि इसके पास पैसे कम है, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं क्योंकि कार कंपनी चला रहा हूं, तो छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, इतनी बड़ी कंपनी लगा दी। अब दूसरी चीज क्या है, मेरे इस कार कंपनी का जो नाम होगा, जो गुडविल होगा, वही इस पे भी आएगा कि भाई डीजे सर का अगर मान लो इतनी अच्छी कंपनी है तो टायर भी तो वो अच्छा बेचेंगे, चलो यही ले लेते हैं, इन्हीं से लेंगे, इनके पास नहीं लेंगे, ये छोटा है, क्वालिटी में शायद कमी होगी, ठीक है ना।
अब धीरे धीरे क्या होगा, अब तो ये जो दुकान है या जो भी है, छोटी सी इंडस्ट्री ही है, अब ये सबका रेंट दे रहा होगा, पैसा लगा रहा होगा, इसका अगर प्रॉफिट नहीं होगा, इसकी चीजें बिकेंगी नहीं, तो धीरे धीरे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये बड़ी कंपनीज बहुत करते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन हाँ छोटे वाले का नाम ले सकते, जैसे आदित्य विजन है, ठीक है, आदित्य विजन। अब देखोगे ना, इसके जस्ट सामने मेजर शहरों में या जो भी छोटे मोटे सिटीज हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आदित्य विजन के सामने ही कोई बड़ी सी कंपनी का वो चल रहा है, मतलब बिजनेस चल रहा है। क्यों? कि ये ज्यादा दिन उनसे टक्कर ले नहीं सकता, ठीक है ना, और ये जो बड़ी वाली है, इनका नाम है ऑलरेडी, तो लोग इसी के पास जाएंगे। अच्छा, ये डिस्काउंट्स ज्यादा दे सकते हैं, इसी के पास लोग जाएंगे, और धीरे धीरे ये कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। अब जब लोग यहाँ से नहीं खरीदेगा, मान लो 100 लोग थे, 50 इनमें जा रहे थे, 50 इनमें जा रहे थे, अब टोटल 100 लोग इधर जाएंगे। ऐसे ये बिजनेस, पता है, ये मॉडल, मतलब मैं एथिकल थोड़ा नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। करते हैं लोग, कंपटीशन जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो प्राइसिंग वाला गेम होता है ना, ये बड़ा गलत होता है, लोगों को समझ नहीं आता है, और बाद में उनके साथ बड़ा गलत हो जाता है। एक और मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ये रियल में हुआ है, और मैं बोलूँ अगर आपको ना, कि 5-10 सालों में बिजनेस में ये जो अनएथिकल प्रोसेस है वो कुछ ज्यादा ही होने लगा है, ठीक है, पब्लिक नहीं समझ पा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो, और मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ये रियल है, बस नाम यूज में नहीं कर रहा हूँ। मान लो ये जो कश्मीर वगैरह है, यहाँ सेब मिलते हैं, ठीक है, तो मान लो किसानों ने, सेब को क्या कहते हैं भाई, एप्पल कहते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे अब ये 10 दुकानें हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 दुकानें, इनका काम क्या है, ये एप्पल को पैक करते हैं, ठीक है, उसका कुछ पैसा लेते हैं, और फिर ये इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया के कोने कोने में, ये इनका काम है। अब एक कंपनी आई, ठीक है, मान लो ये पैकेजिंग का 50 रुपया लेते थे, मतलब टोटल समझ लो 50 रुपये का ये खर्चा लेते थे, ठीक है। ये कंपनी क्या बोल रही है कि भाई इतना ज्यादा कोई क्यों ले रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ 10 रुपया ही लूंगा, और मैं 10 रुपया में मतलब पैकेजिंग वगैरह करके एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो भाई फार्मर बोले, भाई 50 रुपया देना पड़ रहा था, अब 10 ही रुपया देना पड़ रहा है, फायदा तो यहाँ है, यहीं चलो। सारे गांव के, बड़े बड़े गांव के सारे फार्मर्स चल गए यहाँ पे। हुआ क्या इससे, 1 महीने तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, या जो लॉयल कस्टमर्स थे वो इनके पास आते थे, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुआ, तो ये सबकी क्या हो गई, धीरे धीरे मतलब जो सेल थी वो घटना शुरू हो गई। अच्छा, ये दुकानें तो ये रेंट पे ले रखे हैं, ठीक है ना, रेंट भी भरना पड़ रहा है 10,000 15,000 रुपये। धीरे धीरे देखते देखते 5 महीने बीत गए। 5 महीने के बाद क्या हुआ, इन सब की दुकानें हो गई बंद, सब कोई दूसरा बिजनेस वगैरह करने लगे, या दुकान में ही, उसी दुकान में कुछ और बेचने लग गए, ठीक है। अब इस आदमी ने क्या किया कि ये 10 रुपये नहीं, अब मेरे को चाहिए भाई 100 रुपये, 100 रुपये दोगे तो होगा ये काम, नहीं तो अपने सेब अपने पास रखो। अब ये सेब इनके पास ही रह नहीं सकते, एक्सपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो सड़ जाएंगे। घर में रख के सेब कितने दिन खाएंगे बेचारे, खाना तो वो है नहीं, अनाज तो है नहीं वो। अब मजबूरन इनको 100 रुपया देना पड़ रहा है, और ये 100 रुपया में अब क्या कर रही है, पैकेजिंग भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। अच्छा, इनका अच्छा नाम था, तो लोग सोचा कि बहुत मेहरबान है ये हमारे ऊपर, बहुत अच्छे लोग हैं ये। तो आप इसका खमियाजा देख रहे हो, लॉस देख रहे हो, क्या हो रहा है, इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी गया। आपको शुरू में कुछ छोटा सा फायदा जरूर दिखा, लेकिन बाद में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और अब ये लॉस से तुम बच भी नहीं सकते, ठीक है ना, कोई तुम्हें बचा लेगा ऐसा होगा नहीं। तो ये दिक्कत है, क्योंकि देखो अब ये लोग भी जो नया बिजनेस शुरू कर दिए, वापस से वो पैकेजिंग वाला काम थोड़ी करेंगे। अब नया बिजनेस ये सेटअप कर दिए होंगे, उसमें कस्टमर्स बना लिए होंगे, तो वापस से तो पैकेजिंग वाला काम नहीं करेंगे। तो ये हो रही हैं चीजें, और जो थोड़ा सा अनएथिकल है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये बिग फर्म्स क्या करेंगे, एसएसआई उनसे टक्कर तो ले नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिया, उन्होंने रिजर्व कर दिया कुछ प्रोडक्ट्स को। जैसे कार कंपनी कोई बड़ा आदमी खोल रहा है, ठीक है, टायर आप नहीं बना सकते, टायर छोटे छोटे लोग ही बनाएंगे। या फिर आप बड़ी सी कार कंपनी चला रहे हैं, तो स्क्रू ड्राइवर, वो जो स्क्रूज होते हैं,
वो बनाने का काम कोई छोटी कंपनीज करेंगे, ठीक है। वेरियस कंसेशन दिए गए, छूट कहते हैं, जैसे लो एक्साइज ड्यूटी, बैंक से जो लोन मिलेगा वो लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, क्योंकि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, चीज़ों का परचेज और सेल, फॉरेन यानी किसी अदर कंट्री से, ठीक है। तो ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ हमने एक ट्रेड पॉलिसी लगाई, ठीक है। क्या थी ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो जैसा नाम वैसा काम, जैसे तुमने सुना ना कि आज टीचर क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो उनके जगह सब्सटीट्यूट में कोई और आएंगे, यानी सब्सटीट्यूट का मतलब ये बदलना। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट को बदलना है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट को बदलना है। तो इंपोर्ट को किससे बदलना है, तो रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंपोर्ट को हम किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, डोमेस्टिक, यानी कि हमें बाहर से चीजें कम लेनी है, जिसको हम इंपोर्ट कह रहे हैं, और हमें अपने देश की चीजों को बढ़ाना है। ये भी एक आत्मनिर्भर ही बात है, सेल्फ रिलायंट की ही बात हो रही है, क्योंकि अगर हम अपने ही देश की चीजों को खरीदेंगे तो वो बड़े होते जाएंगे, वो अच्छा रिसर्च करेंगे, वो चीजों को और फैलाएंगे, और अच्छा वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो इस देश का ही खरीदेंगे, तो हमारे देश का फायदा है इसमें, ठीक है। इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। हम बाहर नहीं देख रहे हैं, हम अपने ही देश में देख रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टिंग व्हीकल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उसको हम कम कर देंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी इनकरेज, यानी कि BMW है, हम उसे नहीं खरीदेंगे। अब मान लो टाटा की कार खरीदेंगे, ठीक है, BMW हम नहीं खरीद रहे हैं, क्यों, अभी देखो इसे क्या करना है नहीं करना है वो आप बाद में करना, पहले समझते हैं बस। टाटा की कार खरीदने से क्या होगा, टाटा या कोई भी मान लो XYZ है, कंपनी है, अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो इसका जो ऑनर है उसको प्रॉफिट हुआ, तो हाँ प्रॉफिट हुआ। तो ये अगर शाम में चाय पीने भी जा रहा है, ये कुछ और भी खरीद रहा है, तो इसी देश का वो भी खरीद रहा है, समझ पा रहे हो। अगर कुछ खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, घर बनाएगा, इंडिया में बना रहा है, तो इंडिया का ही लोग का ही फायदा हो रहा है, वो प्रॉफिट बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी है, अब इस कंपनी का नाम ABC है, ठीक है, तो ये हमारे कंट्री में है, इसका मतलब पूरा वो बोलते हैं ना बिल्डिंग्स वगैरह सब है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, क्योंकि इस ABC का जो मालिक है ना वो कहीं और पे बैठा हुआ है। अब वो जिस कंट्री में बैठा हुआ है ना, उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट चाहती थी, क्यों चाहती थी, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी बाहर से जो कंपटीशन आएगा तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, खत्म हो जाएगी। जो हम आज़ादी के बाद अभी शुरू ही हो रहे हैं वो तुरंत हम डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, इसलिए हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना होगा, ठीक है ना। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे उसके बारे में, वो जो इंडियन टॉयज होते थे, ठीक है ना, हमारे देश के जो टॉयज इंडस्ट्री थी वो पूरी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब जहाँ पे भी तुम देख रहे हो वो सब चाइना का ही टॉयज है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है, बन गए। सेविंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा बाहर की चीज़ों को खरीदना फिर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगता है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बचेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, दो तरीका अपनाया, गवर्नमेंट यूज टू वेज। पहला टैरिफ, यानी बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है वो 50 रुपये की है, 20 रुपये का टैक्स लगा दो, वो चीज़ हो गई 70 रुपये की। जैसे मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब मान लो कौन सी गाड़ी है ये, मस्टैंग गाड़ी है, अब उस पर 100% या शायद 150%, तो अगर वो गाड़ी 2 करोड़ की है, तो अगर 100% पकड़ो तो 4 करोड़ की वो गाड़ी हो गई। तो सोचो मैं अगर ये गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ, 2 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन अब मेरे को 4 करोड़ देना होगा, तो मैं तो एकदम नहीं खरीदूंगा ना। तो इससे क्या हुआ, हमने बाहर की चीज़ों को, अब मैं क्या करूंगा, 2 करोड़ में जो इंडिया में ही गाड़ी मिल रही है उसको खरीद लूंगा। तो इससे हमने क्या किया, टैक्स ज़्यादा लगा देने पे क्या होगा, बाहर की चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएगी और हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। कोटाज, कोटा हमने क्या किया, फिक्स कर दिया मैक्सिमम लिमिट को, कि जैसे मस्टैंग अगर कोई भी खरीदा है, ठीक है, 4 करोड़ दे के ही खरीद रहा है, तो हम हमारे देश में 10 ही मस्टैंग बेचेंगे पूरे साल में, ठीक है ना। यानी बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उस पर हमने एक लिमिट लगा दी कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में 10 ही पीस बिकेगा या 15 ही पीस बिकेगा, ठीक है, कोई भी कमोडिटी। तो इससे हमने बाहर की चीजों को रोका। नेक्स्ट है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो 1950 से 1990 हुआ उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहा वो बताना है। तो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी देखा जाए 1950 से 51 11.1% 8% का रहा, 1990 टू 1991 24.6%, यानी इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाई, यानी पहले हम सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल पे ध्यान देते थे या जूट पे, अब हम कंज्यूमर गुड्स भी बनाना शुरू कर दिए। प्रमोशन ऑफ एसएसआई, यानी स्मॉल कैपिटल लगा के भी कोई बिजनेसमैन बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या होगा, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी हमने अभी जो पढ़ा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को अपनाया, ठीक है, लेकिन इससे एक चीज़ और होता है ना कि लैक ऑफ कंपटीशन से क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो इम्प्रूव नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर BMW आ रही, देखो BMW आ रही है तो जो यहाँ की कार कंपनी होगी वो भी तो डरेगी ना कि इतना स्टाइलिश अच्छा गाड़ी है, क्वालिटी दे रहा है, क्यों ना हम भी कार ऐसी बनाए। अगर हम इसको आने ही नहीं देंगे तो यहाँ की जो इंडस्ट्री होगी उसका भी मन बढ़ सकता है, अरे जो बनाएंगे हम ही इकलौता कार कंपनी है, जो बनाएंगे लोग को लेना ही होगा। जैसे मान लो कंट्री में सिर्फ मैं ही पेन बना रहा हूँ, ठीक है, और बाहर की कोई पेन कंपनी नहीं आ रही है, तो मैं अब इसका दाम 5 रुपये रखूँ या 10 रुपये, तुमको लेना ही है। क्वालिटी अच्छी रखो या पुअर रखो, तुमको लेना ही है। लेकिन बाहर की कंपनी जैसे ही आएगी, अगर तुम लोग उसको खरीदना शुरू करोगे तो मुझे भी डर लगेगा कि यार रेट भी उसका कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो मेरे को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, बट लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी थी, मिसयूज हुआ इसका काफ़ी ज़्यादा। बिग इंडस्ट्रीज जो थे वो लाइसेंस ले लेते थे और जो छोटे मोटे हैं उनको लाइसेंस जल्दी लेने से रोकते थे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग, यानी लाइसेंस को लेने का काफ़ी प्रोसीजर जो था वो टफ था। पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप अभी भी तुम देखोगे ना, बड़ी बड़ी जो ये जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है, ONGC हो गया, ये सब तुमको आउटर एरियाज बैकवर्ड एरियाज में मिलेगा। क्यों, कि उनका भी डेवलपमेंट हो, जहाँ पे भी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लग जाती है ना, उस एरिया का अपने आप डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और क्या क्या, लेकिन गवर्नमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू मोनोपलाइज, यानी 1950 से 1990 तक देखोगे तो बहुत सारी ऐसी नॉन एसेंशियल एरियाज थी जहां गवर्नमेंट ने अपना पैसा या इंडस्ट्री लगा रखा था, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, होटल इंडस्ट्री में भी पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। 1990 के बाद देखोगे ये सब छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो थे वो ह्यूज लॉसेस में थे। देखो सोशल वेलफेयर करना अच्छी बात है, ठीक है, मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा हूं, सोशल वेलफेयर करो, बट ध्यान रखो कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाओ, ठीक है। मैं गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बात बोल रहा हूँ। अब देखो जैसे ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे NTPC का नाम सुना है, क्या बनाती है भाई, बिजली बनाती है, ठीक है। कोल इंडिया का नाम सुना है, ये सब के शेयर्स भी मिलते हैं, चाहो तो खरीद लो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि खरीद लो कि जाके बहुत अच्छी है तो खरीद लो, मतलब बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनके भी शेयर्स होते हैं। कोल इंडिया भी गवर्नमेंट का है। अब बात समझो, यहाँ से कॉल आ रहा है इसके पास, ये क्या बना रहे हैं, बिजली, बिजली कितना का बना रहे हैं, 20 रुपए का, और तुम क्या कर रहे हो, बिजली चोरी कर रहे हो, बिजली बिल नहीं दे रहे हो, 15 ही रुपया दे रहे हो। अच्छा, ये जो 20 रुपए का बिजली दे रहे हैं वो भी सस्ता ही दे रहे हैं, ये नहीं कि वो बहुत महंगा है तुमको, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं तो ज्यादा महंगा नहीं दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, 15 रुपए में। मतलब ये 20 रुपया भी अपने आप में सस्ता है। तुम कितना पे कर रहे हो, 15 रुपया पे कर रहे हो, या बिजली बिल नहीं दे रहे हो, या टोका फंसा दे रहे हो। अब इससे समझो, इसे इस कंपनी का लॉस है, इस कंपनी का भी लॉस है। 20 रुपए की बिजली बनाई तो इनको प्रॉफिट होता ना, तुम बहुत सारे लोग तो बिजली बिल दे नहीं रहे हैं या टोका फंसा के जो काम चलाते हैं, अब उससे तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। और वो जो कंपनी होगी, जो गवर्नमेंट ही कंपनी है लेकिन वो लॉस में जा रही है, वो कैसे डेवलप होगी, इस चीज को समझो। तो ये सब चीजें थोड़ी जरूरी हैं, गवर्नमेंट को ये इतना तो सोचना ही चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। बाद बाकी जनता कुछ भी बोले, प्रॉफिट में रहिए आप, ठीक है। एक और चीज है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसे कहा जाता है, याद हो करो,
जो प्लानिंग हमने पढ़ा था मतलब प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस 29 जून 1893, ठीक है, इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था। और जो ये प्लानिंग देखे थे ना हमने 1951 से 56, तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वो भी कुछ पढ़ लें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं। बाद बाकी इस पूरे पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे जनरली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है। कोई डाउट हो तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।